हेलो, गुड इवनिंग। फ्रिक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है समझते हैं। मान लिया हमने कोई एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, जिसमें एक ब्लॉक, जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। हम यहां पर अगर मान लो इस एंगल को हमने इनिशियली जीरो रखा, यहां पर जीरो पे रखा और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा रहेगा। इस एंगल को धीरे 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 इंक्रीज करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक मोशन की कंडीशन में आ जाएगा। इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक मोशन की कंडीशन में आ जाएगा। तो यहां से हम यही एंगल थीटा जो है पता करना चाहेंगे कि किस एंगल पर ये ब्लॉक मोशन की कंडीशन में आ जाएगा या मोशन करने लगेगा। ठीक है, देखते हैं। तो अगर ये ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? एम जी कॉस थीटा। इस चीज को हम, ये कैसे आया, इस चीज को न्यूटन्स लॉज में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी साइन थीटा। तो मुझे बताओ भाई, ये ब्लॉक नीचे की तरफ, इसकी जो टेंडेंसी है मोशन की, इस ब्लॉक की जो मोशन की टेंडेंसी है किधर है? इस डायरेक्शन में। टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? नीचे की तरफ। इस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा या करने का प्रयास करेगा। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं? लगेगी ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो अब मैं बताओ मुझे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? हमने मान लिया कि यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? म्यू है इस सरफेस। तो इधर एक जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आई कितनी आ गई? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना भाई? एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा या नहीं? होगा ना। तो यहां से ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? तो अभी हम इस एंगल को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और वहां तक बढ़ाए जब तक ये ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड नहीं हो गया। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि व्हेन ब्लॉक इज इन कंडीशन, when block is in condition just to slide. क्लियर? जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ गया है तो हम यहां पर एक कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा था इसके लास्ट लेक्चर में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो यहां से मैं बोल दूं क्या कि म्यू, ये जो फोर्स है मैं इसको एफ एल बोल दूं, एफ लिमिटिंग,
एफ लिमिटिंग, तो यहां से ये हो जाएगा क्या, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू, ये फोर्स, ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल किसके बराबर है, इस कंपोनेंट के बराबर है, तो यहां से ये मैं बोल सकता हूं क्या, एम जी साइन थीटा। आई बात समझ में? तो यहां से देखो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, mg से mg गया, तो यहां पर ये हो जाएगा अब क्या, म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? मैं यहां पे लिखता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इतनी बात समझ में आई क्या? थीटा, यहां पर हम इस थीटा को बढ़ाते गए, कितना बढ़ाए, जब तक ये ब्लॉक जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में आ गया, तो मैं इस थीटा को क्या, थीटा आर बोल दूं, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हो जाएगा थीटा आर की जो वैल्यू अपने पास मिली, कितनी मिली, थीटा आर इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, या tan थीटा आर इक्वल टू कितना, म्यू एस। क्लियर? मैं इस चीज को हटाता हूं, अपने पास एक रिजल्ट मिला कि tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस। मैं लिखता हूं यहां पे, अपने पास एक रिजल्ट मिल गया क्या, tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस। आ गई बात समझ? अब मैं एक चीज बताओ, अगर मुझे थीटा, हम उस इंक्लाइन प्लेन पर उसके इंक्लिनेशन को इंक्रीज कर रहे थे, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम थीटा को क्या बोल सकते हैं, थीटा एट which block is just about to slide, theta at which block is just about to slide, theta at which block is just about to slide। आई बात समझ में? तो हम थीटा जो एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा आर क्या है भाई, एंगल ऑफ रिपोज, यही तो है, एंगल ऑफ रिपोज। थीटा जो आर जो है एंगल ऑफ रिपोज है। तो यहां पर हम तीन कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, जब गिवन जो थीटा है, जो गिवन थीटा है वो थीटा आर से स्मॉलर हो, थीटा आर से ग्रेटर हो, थीटा जो है गिवन वो थीटा आर जो एंगल ऑफ रिपोज है, मैक्सिमम एंगल थीटा आर क्या है, मैक्सिमम एंगल जब ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, मैक्सिमम एंगल जब ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा या स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाएगा। तो थीटा आर जो हो गया, वो थीटा जो गिवन थीटा है अपने पास, वो थीटा आर से स्मॉलर है। दूसरा केस हो सकता है कि जो गिवन थीटा है वो थीटा आर के इक्वल हो, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो गिवन थीटा है वो थीटा आर से एंगल ऑफ जो रिपोज है उससे ग्रेटर हो, उससे क्या हो, ग्रेटर हो, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर हो, तब क्या हो। क्लियर?
तीन कंडीशन हो गई अपने पास अब। फर्स्ट, थीटा जो गिवन एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से स्मॉलर है। दूसरी कंडीशन है इक्वल है। तीसरी कंडीशन है क्या है भाई, ग्रेटर है। तो जब मुझको बताओ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब गिवन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक क्या स्लाइड करेगा, यहां पर नहीं स्लाइड होगा, यहां पर नो स्लाइडिंग। यहां पर क्या होगा, थीटा जब थीटा आर के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जस्ट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। इस कंडीशन में क्या होगा, जब थीटा ग्रेटर है थीटा आर से तो यहां पर क्या होगा, स्लाइडिंग हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, स्लाइडिंग हो रहा होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट्स। क्लियर। इस केस में ब्लॉक क्या रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा ब्लॉक यहां पर। यहां ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब गिवन एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। यहां पर हम लिख दें क्या, मोशन। इतनी बात समझ में आई। तो इधर बताओ, अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सी बात। यहां पर जब रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है मेरे भाई, अप्लाइड फोर्स की। क्लियर। दूसरी कंडीशन सेकंड पे हम आते हैं, जहां पर गिवन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाता है, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है भाई, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। डिनोट करते हैं हम इसको एफ एल से। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, नो फार्मूला, पहले बता चुके हैं ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता। नोट कर लो जिसे नोट करना है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करेंगे। एक हमने एक क्या ले लिया, इधर ले लेते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री दिया है। कितना है, 37 डिग्री। क्लियर। और इस पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक कितने kg का है, 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। क्लियर। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है कितना, म्यू एस इक्वल टू 0.4 और म्यू के जो दिया है वो है 0.3। पूछा क्या है भाई इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि बॉडी जो है रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट,
पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट है जो इसमें, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, सेकेंड पॉइंट जो इसमें कहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा। हाँ भाई होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अगर फोर्स अप्लाइड है तो फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी रेस्ट मोशन में आए या ना आए, फ्रिक्शन तो लगेगा अगर फोर्स अप्लाइड है। अगर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई पॉसिबल क्या, ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में। अगर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो फ्रिक्शन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज तो मुझे यह बता दो कि यहां पर इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहां पर इसका जो कंपोनेंट आएगा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। m की वैल्यू क्या है भाई यहां पर 2g cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और यहां पर इसका जो ये कंपोनेंट होगा क्या, mg साइन थीटा होता है, mg साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा 2g साइन थीटा। अब बताओ अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ये जो ब्लॉक 2 kg का है मोशन किस डायरेक्शन में करना चाहेगा, मोशन किस डायरेक्शन में करना चाहेगा, नीचे की तरफ। अगर मोशन की जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन की फोर्स किधर लगेगी, इधर को। फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना, ये पता करना है, फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ, करते हैं पता। तो पहली चीज तो हम ये पता कर लें यहां पर कि इस ब्लॉक पर जो लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL, उसकी वैल्यू क्या है। लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू पता कर लो, FL इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस देखो यहां पर कितना है 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन यहां से इक्वल हो जाएगा किसके, 2g cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई, cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू। cos थीटा यहां पर कितना है 37 डिग्री, cos 37 डिग्री, sin 37 डिग्री की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या मैंने तुम्हें बताया है कि अगर जहां पर 37 डिग्री हो वहां पर एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और ये एंगल ले लो कितना 37 डिग्री। तो जो इसका साइड्स आता है हाइपोटेनियस 5 होता है और 3 और 4 में से ये कोई होगा। तो 3 कौन सा होगा, ये 37 है, यहां पर 3 है तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4। cos 37 क्या हो जाएगा, cos बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस इसका कितना है भाई 4 अपान 5। sin 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यहां पर हो जाएगा ये 3/5। इस चीज को याद रखना, हमेशा काम आएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा की वैल्यू 4/5। 5 से 10 को कट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा कितना 16 4 जा 64, 1 डिजिट पे डेसिमल। इतना न्यूटन क्या आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास 6.4 न्यूटन। अब हम यहां पर
अप्लाइड फोर्स चेक कर ले, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन पता लग गया, लिमिटिंग फोर्स पता लग गया 6.4 न्यूटन। ठीक, अगर यहां पर इस जो अप्लाइड फोर्स होगी इससे ग्रेटर है तो मोशन होगा, इससे स्मॉलर है तो मोशन नहीं होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो यहां पर चेक कर लेते हैं क्या ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स तो यही होगा ना, अप्लाइड फोर्स 2g साइन थीटा, वैल्यू रख दो भाई, 2g साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहां से देखो 3/5, 5 से ये गया 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहां पर कितना आ गया 12 न्यूटन। क्लियर? तो यहां से अब मैं लिख दूं क्या, अपने पास मिल गया अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन है और लिमिटिंग फोर्स जो है वो कितनी है 6.4 न्यूटन। क्लियर? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बात करूं, इसको मैं हटा के यहां लिख दे रहा हूं 12 न्यूटन, डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर क्या, इक्वल टू 12 न्यूटन। अब देखो यहां पर जो है, समझो बात को ध्यान से, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन है और लिमिटिंग फोर्स जो है कितना है 6.4 न्यूटन, मतलब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है, एफ अप्लाइड जो है ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग से ग्रेटर है। तो इस केस में क्या होगा, जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फोर्स से तो क्या मोशन हो रहा होगा, हाँ मोशन हो रहा होगा। अगर मोशन हो रहा है मेरे भाई, अगर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, होती है एफ के इक्वल टू क्या, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के की वैल्यू वहां से देखो कितना है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2g cos 37 डिग्री, 2g cos 37 डिग्री। तो 2g cos 37 कितना आया है यहां पर सॉल्व करने पर, 2g cos 37 ये आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16। तो यहां से मैं लिख दूं क्या कि 0.3 इंटू 16, इस चीज को मैंने डायरेक्ट लिखा है, इस चीज को मैंने यहां से डायरेक्ट लिख दिया है। देखो यहां पे 2g cos थीटा है, 2g cos थीटा को हमने सॉल्व किया तो कितना आया 16, तो मैंने यहां पे इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट 16 लिख दिया। तो इसकी वैल्यू अपने को मिल गई कितनी, 16 3 जा 48, 1 डिजिट पे डेसिमल। तो अपने को क्या मिल गया भाई, अब काइनेटिक फ्रिक्शन मिल गया। क्या मिल गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के की वैल्यू जो मिल गई कितनी, एफ के इक्वल टू 4.8 न्यूटन। ये पीछे की तरफ लग रहा है, यहां पर क्या लिख रहा है, एफ के इक्वल टू 4.8 न्यूटन पीछे की तरफ। आगे की तरफ जो मोशन की डायरेक्शन में है क्या 12 न्यूटन। मान लिया कि हमने ए ब्लॉक जो है, ब्लॉक 2 kg का जो है ए एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है, तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, मैं यहां से हटा दूं। पहली चीज तो यहां से देखो, दो चीजें क्लियर हो गई, रेस्ट में है या मोशन में है ये ब्लॉक, यहां से देखो पूछा था तो ये ब्लॉक मोशन में है। दूसरी चीज फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के काम कर रहा है कितने का, 4.8 न्यूटन। ठीक, इस चीज को हटाते हैं, उसके बाद हम यहां पर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सीलरेशन भी पूछा है। तो मैं इतनी चीज यहां से हटाता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो अब बताओ
इस ब्लॉक जो 2 kg का जो ब्लॉक है, इस पर 2 kg का जो ब्लॉक है, इस पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नेट फोर्स 12 न्यूटन इधर, 12 माइनस उधर अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन है 4.8 न्यूटन, इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सीलरेशन ए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई? 12 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4.8, तो यहां से ये आ जाएगा कितना? कर लो ना भाई, यहां से माइनस कर लो, 12.0, तो ये हो जाएगा 4.8, 10 में से ये जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 11 में से 4 जाएगा तो कितना? 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 7। कितना आ गया? 7 7 7 7। तो यहां पर ये हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6.12, यहां पर बचेगा तो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अपने पास जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्या? मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। क्लियर? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।